पिछले वीडियो में मैंने नई कविता के आविर्भाव और लक्ष्य के संदर्भ में आपको सूचित किया है। अब मैं आपको नई कविता की प्रवृत्तियों के संदर्भ में बताने जा रही हूँ। नई कविता की प्रवृत्तियाँ। पहली प्रवृत्ति है मानव ही केंद्र बिंदु। नई कविता की पहली प्रवृत्ति है मानव ही केंद्र बिंदु। नई कविता में मानव की व्यक्तिकता रूपायित है, तो दूसरी ओर इसकी व्यक्तिकता को मानवता के कल्याण के लिए समष्टि में परिवर्तन होने की अदम्य लालसा भी है। नई कविता का रचनाकार ऐसे मानव की तलाश में है जो समाज की तमाम विसंगतियों, गलित कुत्सित परंपराओं से टकराए और स्वच्छ सामाजिक जीवन की तलाश करे, जहाँ मानवता चैन की सांस ले सके। वह ऐसी सृजन की आवाज़ बन सके जहाँ मानवता के लिए आशा की किरण हो। आगे की पंक्तियों में इन भावों को देखा जा सकता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति दे दो, इसको भी शक्ति दे दो, इसको भी भक्ति दे दो। नई कविता संघर्ष के प्रति विश्वस्त है। हर प्रतिकूल परिस्थितियों में सृजन की ताकत बनाने की आकांक्षा से प्रेरित है। धर्मवीर भारती की काव्य पंक्तियों में देखा जा सकता है। भूख खुरेजी गरीबी हो, मगर आदमी के सृजन की ताकत, इन सबों की शक्ति के ऊपर और कविता सृजन की आवाज़। दूसरी प्रवृत्ति है यथार्थवादी दृष्टि और प्रामाणिक अनुभव। नई कविता में कवियों की दृष्टि वायवी कल्पना में नहीं डूबती। वह यथार्थ को देखना और भोगना चाहता है, और भोगे हुए यथार्थ को, प्रामाणिक अनुभव को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन में परिव्याप्त तनाव के अनुभव की यथार्थ अभिव्यक्ति रघुवीर सहाय की सीढ़ियों पर धूप कविता में देखी जा सकती है। और जिंदगी के अंतिम दिनों में काम करते हुए बाप कांपती साइकिलों पर भीड़ से रास्ता निकाल कर जाते हैं। तब मेरी देखी हुई आंखें प्रार्थना करती है, और जब वापस आती है अपने शरीर में, तब दे दिया जा चुका होता है। तीसरी प्रवृत्ति है अनास्था और आस्था दोनों का चित्रण। मानव परिस्थितियों का दास है। बेहतर जीवन के लिए वह संघर्ष करता है। संघर्ष के कल्याण के प्रति आस्था के कारण ही वह परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्षशील होता है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती तो वह निराश हो जाता है। इसके विपरीत सफलता मिलने पर या असफलता की उपयुक्त स्थितियां देखकर वह आशा और उत्साह से भर जाता है। आशा उसकी दृढ़ होती है। आस्था और अनास्था दोनों ही प्रकार के भावों को नई कविता व्यक्त करती है। सबसे पहले आस्था का चित्र प्रभाव माचवी जी की कविता में देखा जा सकता है। नया प्रकाश चाहिए, नया प्रकाश चाहिए, पुकारती दिशा दिशा, मिटे तृषा मिटे निशा, बहुत हुआ उदयपन, हमें सुबह चाहिए। भावी मानवता के सुखी होने की आस्था गिरजा कुमार माथुर की इन पंक्तियों में देखी जा सकती है। अब युग की अंधियारी रजनी मिटने को है, जन रवि का अग्र प्रकाश चरण अंकित हो रहा धरा के मैले अंचल पर, जिसमें मानवता छिपी धूप तो सोती है। भारत भूषण अग्रवाल भी मानव के प्राणों में पलाश के फूल खिलने के प्रति आशावान दिखते हैं। जितनी हलचल मचनी है मच जाने दो, रस विष दोनों को गहरे में पच जाने दो, तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे हाथों प्राणों में भी यह पलाश का फूल खिलेगा। क्षणवाद का चित्रण। अगली प्रवृत्ति है प्रयोगवादी कविता की तरह नई कविता में भी यह स्वीकारा गया है कि क्षण में जो कुछ भी घटित अनुभूत होता है वह सत्य की भी कोई ऐसा छोटा है, त्याज्य नहीं है कि उसे कविता उपेक्षित करे। क्षण बोध का जीवन और साहित्य में अपना अलग विशिष्ट मूल्य है। नई कविता में क्षण बोध की सत्यानुभूति रूपायित है। धर्मवीर भारती के अंधा युग की पंक्तियां इससे यह दृष्टिगत होता है। जब कोई भी मनुष्य अनास्था
अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नियति नहीं पूर्व निर्धारित। उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। क्षणबोध के महत्व को प्रतिपादित करती निम्नलिखित पंक्तियां दुष्टभ है। एक क्षण, क्षण में प्रवहमान व्याप्त संपूर्णता। इससे कदापि बड़ा नहीं था महामुंबी जो पिया अगस्त ने। एक क्षण होने का, अस्तित्व का अजस्त्र द्वितीय क्षण होने के सत्य का, सत्य के साक्षात का, साक्षात के सत्य का आज हम आचमन करते हैं। अगली प्रवृत्ति है लोक संपर्क। नई कविता लोक जीवन के संपर्क में रहकर अपने भावों की वृद्धि करती है। नई नई अनुभूतियों की प्राप्ति लोक जीवन से संबद्ध होकर ही संभव है। इसलिए वह वर्तमान से भी जुड़ी है और भविष्य के प्रति सजग भी है। और संघर्ष जन कटुताओं के बीच भी लोक संपृक्ति बनाए रखने का पक्षधर है। गिरजा कुमार माथुर की पंक्तियां द्रष्टव्य है। आज दुनिया के करोड़ों आदमी सह रहे हैं धूप, सर्दी और नमी। जिंदगी का एक भी साधन नहीं, उम्र तपती धूप है, सावन नहीं। धूमिल की कविता। करछुन बटलोही से बतियाती है और चिमटा तवे से मचलता है। चूल्हा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जलता है और जलता ही रहता है। व्यंग्य। नई कविता में राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक जीवन की विसंगतियों पर विशेष रूप से व्यंग्य किया गया है। एक उदाहरण है, आओ 2 आने का तेल ले जाओ और टूटी कमर पर मालिश कराओ, क्योंकि तुम्हारे हिमायतियों ने पट्टी तुम्हारी कमर पर बांधने के बजाय अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अपने मन में भी देखो कितनी धांधली है। भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोश कविता में आधुनिक जीवन की विसंगतियों के प्रति व्यंग्य की धार दिखाई देती है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी थी मुझको, पर पीछे कुछ अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान। जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। इन दिनों क्या धुरा है, कभी धंधा है, दोनों चीज़ें व्यस्त कलम और कंधा। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। व्यवस्था को चापलूसों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए घेर रखा है। सुदामा पांडे धूमिल की कविता कुत्ता शीर्षक कविता में ऐसे चालू स्वार्थ लोलपों पर व्यंग्य किया गया है। मगर मत भूलो कि इन सबसे बड़ी चीज़ वह बेशर्मी है जो अंत में तुम्हें भी उस रास्ते पर लाती है जहाँ भूख उस बहसी को पालतू बनाती है। नारी की मेधा और प्रतिभा को समाज में वह स्थान नहीं है जो पुरुष वर्ग को प्राप्त है। इस विडंबना को रघुवीर सहाय की कविता व्यंग्य के धरातल पर प्रस्तुत करती है। पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सबों में लगा पलीता। किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज पर बार बसाइए। होए कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली। घर की सबसे बड़ी पतीली भर कर भात पसाइए। कला परक विशेषताएं। नई कविता की भाषा और शिल्प की अपनी अद्यतन विशेषताएं हैं। शब्द चयन में मट्टी की गंध है। भाषा में अनुनय की प्रामाणिकता है। अच्छे और कड़वे दोनों ही तरह के अनुभवों के व्यक्ति के लिए मधुर कोमल शब्दावली और सपाट निर्मम खुरदरी बेलोस और कड़वी तथा कहीं कहीं व्यंग्यात्मक प्रहार से संपन्न भाषा का भी प्रयोग मिलता है। शिल्प में बिंबात्मकता, नई प्रतीक योजना, नए विशेषणों और उपमानों के प्रयोग से इसका सौंदर्य बढ़ा है। विविध छंदों का प्रयोग भी हुआ है और नई भावों के अभिव्यक्ति के लिए नवीन भाषा की तलाश भी हुई। भाषा की प्रामाणिकता के लिए सरल सुबोध प्रचलित शब्दों, यहाँ तक कि उर्दू और अंग्रेजी के 25 शब्दों को भी प्रयोग हुआ। कहावतों और मुहावरों का भी समावेश हुआ और लोकगीतों के शिल्प को भी अपनाने में संकोच नहीं किया गया। अंतिम प्रवृत्ति है नई कविता की सीमाएं।
नई कविता के नाम पर बहुत सारे प्रतिभाहीन कवि ऐसी कविताएं लिख रहे हैं जिनका साहित्यिक मूल्य नहीं। अपरिपक्व जीवन दृष्टि, अनर्गल प्रलाप और कवि के रूप में महज स्थापित चर्चित होने की लालसा से जुड़े इस आंदोलन में शामिल कवि काव्य जगत को सिर्फ कूड़ा कचरा, धूल गर्द और धुओं से प्रदूषित कर रहे हैं। यथार्थ के नाम पर आक्रामक उच्छृंखलता, नग्नता, यौन विकृतियों का प्रदर्शन, बड़बोलापन, अति नाटकीयता, सतही बयानबाजी करने वाले कवियों से खतरा यह है कि आंदोलन भी भटकाव का शिकार न हो जाए। इसके विपरीत इस आंदोलन से जुड़े प्रखर मेधा संपन्न कवियों की स्वस्थ दृष्टि व्यापक सत्य की व्यंजना, अवांछित रूढ़ियों और कुत्सित राजनीतिक से बचाव कर रही है। सौंदर्यानुभूति, सरस भाषिक संप्रेषण, नवीन उद्भावनाओं के कारण इसमें सच्ची कविता का दर्शन भी होता है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में नई कविता नवीन काव्याभिव्यक्ति, नवीन सौंदर्य, नए संवेदन की कविता है। इसमें रोमांटिक भावुकता के स्थान पर यथार्थपरक बौद्धिकता, संयम, सुरुचि और संतुलन है। भद्रता के स्थान पर सच्चाई, साहस और खरापन है। मसृण और कोमल के स्थान पर पुरुष और अनगढ़ की स्वीकृति है। समझौता और स्थितिवाद के स्थान पर अनास्था और मूल्यहीनता के स्थान है। अलंकृत भाषा के स्थान पर बेलौस सपाट बयानी, आक्रोश, क्षोभ, उत्तेजना, छटपटाहट आदि है, जो कि इसकी विशेषताएं हैं। यह काव्यधारा निरंतर विकसित होती जा रही है, अपने समय की सच्चाई के साथ गतिशील है। इसकी समृद्धि में अज्ञेय मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र किशोर, पंडित रामनरेश पाठक जैसे शताधिक कवियों की लेखनी का स्तुल्य योगदान है। धन्यवाद।